हेलो, हेलो एवरीवन। सर्दियाँ आ गई बेटा अब तो। सक्षम फॉर्म कब फिल करोगे? मैम कर दिए फॉर्म फिल। अच्छा, अब डिटेल्स शेयर कर दो। ओके मैम। अभी शेयर कर दो मेरे को। मैम फोटो स्टेट ही वही शेयर कर दूं? मेरे को चाहिए आपका एप्लीकेशन नंबर, योर हम्म, डीओबी, जिससे आपने ईमेल भरा है वो वाला ईमेल। ओके मैम। हम्म। शाजिया आपने फिल कर दिया? शाजिया अंजलि? कल करना। ठीक है, ओके। शाजिया आपने? शाजिया ने भी ज्वाइन नहीं किया है शायद। ऋषि तुमने कर दिया फॉर्म फिल? ऋषि? ऋषि? आरुष, आपका सर्टिफिकेट कब तक बनेगा बेटा? कुछ पता चला? मैम अभी दिया तो है मैम। मैम मतलब एप्लीकेशन तो भर दी भी हम्म। मैम, पर हो जाएगा मैम शायद मंडे ट्यूसडे तक शायद मैं भर दूँ फॉर्म। ठीक। मैम पूरी लिस्ट ही शेयर कर दी है। अरे, मुझे सिर्फ कुछ ही चीजें चाहिए ना, इसमें तो देखो क्लियरिटी भी नहीं आ रही। मैम सबसे ऊपर लिखा है एप्लीकेशन नंबर। हाँ, और तुम्हारा डीओ भी कहाँ है इसमें? मैम डीओबी भी बीच में ही है। नहीं नहीं, मेरे को वैसे भेजो तुम। एप्लीकेशन नंबर छोड़ दो, बाकी डीओबी और ईमेल एड्रेस, और जिससे तुमने पासवर्ड अप्लाई किया है वो। ठीक है, चलो। बाकी सुमित, तुम कब भरोगे? तुम कब फिल करोगे? सुमित? सुमित ने ज्वाइन नहीं किया क्या आज क्लास? कितनी लेट आ रहे हो? तुम इतने कम क्यों आए हो आज? गर्व नहीं आया? असाइनमेंट सही चल रहे हैं? इसके बाद ईएमआई और एसी के मैं भी अपडेट कर दूंगी कुछ ही दिनों में। हम्म। ऋषि, अगर तुम सुन पा रहे हो तो मेरे को अपना अपडेट कर देना असाइनमेंट का, ठीक है? सॉरी, फॉर्म फिल का, कि करा है कि नहीं करा है।
इसमें अब तुम लिख ही रहे हो तो एप्लीकेशन नंबर भी लिख दो। सक्षम, जो तुमने कागज भेजा है ना इसी पे लिख दो एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। आई डोंट थिंक कि अभी कोई आएगा। सुमित को क्या हुआ? सुमित क्यों नहीं आया? आ गया। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है सक्षम, थैंक यू बेटा। हम बात कर रहे थे कल बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। कितना टेंशन है? कुछ याद है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में? कुछ तो पढ़ा था कल बाइंडिंग एनर्जी। सॉरी, कल बाइंडिंग एनर्जी के बारे में क्या क्या पढ़ाया था मैंने? मैम 1 AMU के लिए वैल्यू बताई थी मैम। और डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी क्या बताई थी? मैम, डेल्टा सी स्क्वायर। हाँ, बट बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या था कि मेरे को अगर मान लो मेरे पास, हाँ, मेरे पास अगर कुछ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग से पड़े हुए हैं, मैं जब इनका मास मेजर करती हूँ और इसके बाद एक न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी फिर एक न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जैसे 4 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो मैं क्या देखती हूँ कि ये जो टोटल मास है, ये मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है ना? ये वाला मास न्यूक्लियस के मास से ज्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट की एनर्जी क्या हो गई, कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो गई, है ना? और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी अपने आप तो नहीं बनेगी, ये एनर्जी कहाँ से आई है? मास से, है ना? कि इसने कुछ मास यूज कर लिया और वही मास किस में दिखाई दे रहा है? इस एनर्जी में, करेक्ट? अगर मैं इस न्यूक्लियस में क्या ऐड कर दूं, ये बाइंडिंग एनर्जी वाली टर्म ऐड कर दूं, दिस इज एनर्जी। बट अगर मास की बात करूं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर, है ना? कि कुछ ना कुछ यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, करेक्ट? जब हमारा क्या बना है, न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है। तो अब बाइंडिंग एनर्जी क्या है? अब मैंने कल आपको बोला था कि बेटा अगर इसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत होगी। मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, अब मैं चाहती हूँ कि ये न्यूक्लियस टूट जाए। न्यूक्लियस टूट जाए मतलब मेरे पास प्रोटॉन अलग हो जाए और न्यूट्रॉन्स अलग हो जाए। तो मेरे को इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिएगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ पाऊं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाए। तो इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वही क्या है? वही क्या है? बाइंडिंग, वही बाइंडिंग एनर्जी है। तो दोनों में से कुछ भी याद कर लो, जो तुम्हें मजा आ रहा है याद करने में, दोनों सेम है। कि
अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़े हुए हैं, उनको एक न्यूक्लियस में बनाना है तो भी एनर्जी रिलीज होगी। और अगर मेरे को एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसी एनर्जी के बराबर है जितना उसको बनने के लिए लग रहा है। दैट मीन्स आप बाइंडिंग एनर्जी की क्या इक्वेशन लिखोगे, क्या डेफिनेशन लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी की? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, है ना? द मोर स्टेबल द न्यूक्लियस, greater is the greater is binding energy। कल ये पढ़ लिया था इतना तो। यस मैम। मान लो अगर मेरे पास दो न्यूक्लियस हैं, उसमें से एक न्यूक्लियस को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए लग रही है, उस न्यूक्लियस को तोड़ने में मतलब उस न्यूक्लियन से मुझे सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन को अलग करने में एक एडिशनल एनर्जी जो देनी पड़ रही है, बाहर से जो मैं एनर्जी दूंगी वो एनर्जी मुझे ज्यादा देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब वो वाला न्यूट्रॉन ज्यादा, सॉरी वो वाला न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आई? वो वाला न्यूक्लियस क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी का लेना देना किससे पड़ रहा है, स्टेबिलिटी से, है ना? बाइंडिंग एनर्जी का लेना देना यहाँ पर स्टेबिलिटी से आएगा। तो देखो अभी जो तुमने देखा कि अगर मैंने यहाँ पर ये 4 प्रोटॉन लिए और मैंने यहाँ पे ये 3 न्यूट्रॉन लिए और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक न्यूक्लियस में जहां पर मेरे पास वही 3 न्यूट्रॉन और 4 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर मास डिफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आया था कल, मास डिफेक्ट। इस मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मान लो ये केमिस्ट्री में बेटा इस वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इस रिएक्टेंट से क्या मिलके बनता है, प्रोडक्ट। यही होता है केमिस्ट्री में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ यस तो अगर मैं रिएक्टेंट में से क्या माइनस कर दूं, प्रोडक्ट का मास, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना? तो यही मेरा मास डिफेक्ट है। रिएक्टेंट का मास कैसे लिखोगे, देखो जितने मेरे पास प्रोटॉन है मैं उस प्रोटॉन में किसका मास मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोटॉन का मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे डिनोट करते हैं किसी भी एटम में, ए जेड से। भाई मेरे पास अगर ये एक्स है कोई भी एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर जेड, उसका एटॉमिक मास ए, तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, जेड के बराबर ना। तो यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन होंगे उस प्रोटॉन के नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक प्रोटॉन के मास से, करेक्ट। और कैसे लिखोगे रिएक्टेंट का मास, अगर मैं न्यूट्रॉन के मास को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूट्रॉन के नंबर से। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, ए माइनस जेड। बोलो कल यही तो कराया था, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, करेक्ट, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये होगा मेरा मास डिफेक्ट जिसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एम। क्लियर हुआ ये, बोलो हाँ। क्या किया, देखो मेरे पास मेरे पास अगर यहाँ पे 4 प्रोटॉन 4 और 3 न्यूट्रॉन है, इस रिएक्टेंट का मास कैसे लिखोगे कि मैम 4 प्रोटॉन को मल्टीप्लाई करोगे मास ऑफ प्रोटॉन से, प्लस 3 न्यूट्रॉन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन से। तो यही तो मास ऑफ रिएक्टेंट है, करेक्ट। यस मैम। यस मैम। हाँ तो ये Z और A माइनस जेड वो नंबर दिखा रहे हैं जो तुम्हें गिवन होगा, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये है मेरा मास डेल्टा एम। अब बात आती है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज्ड बोल लो या बाइंडिंग एनर्जी बोल लो। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी बनी है
ये सिर्फ कौन से वाले मास से बनी है, उस डेल्टा एम से ही तो बनी है। तो बाइंडिंग एनर्जी में कौन सा मास यूज करोगे, वो डिफेक्ट वाला मास, कि ये जो डेल्टा एम मास है यही मास किस में कन्वर्ट हुआ है, सिर्फ ओनली यही डेल्टा एम एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, करेक्ट। तो इसी में हम यहाँ पर क्या कन्वर्ट करते हैं कि अगर हम 1 AMU की एनर्जी फाइंड कर लें, इफ सपोज मास डिफेक्ट कितना, मान लो मास डिफेक्ट कितना आता है, मास डिफेक्ट इज डेल्टा एम किसके बराबर आया है, 1 AMU के बराबर, करेक्ट। अगर मास डिफेक्ट 1 AMU के बराबर है तो मैं ये निकाल लेती हूँ कि मेरी कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, कल ये करा था ना। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड कितना होगा भाई, कैसे करोगे, एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम, तो डेल्टा एम 1 AMU किसके बराबर होगा, 1 AMU, 1 AMU इंटू kg, 1 AMU इंटू kg 1.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे 1 AMU -27। हाँ, तो यहाँ पे लिखो 1 AMU मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। अब 1 AMU का मास इंटू kg तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -27। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। लिखो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई C यानी स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, करेक्ट। तो अब यहां से देखो ये सारी वैल्यू किस में बनेगी, ये वाली जो एनर्जी आई ये सारी एनर्जी किस में आई थी कल, जूल्स में। यस मैम। यस ये आई थी कल जूल्स में। अब जूल तो बहुत बड़ी यूनिट है, जब हम 1 AMUs के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो जूल इज वेरी लार्ज यूनिट। तो इसको मैं किस में, अगर मेरे को इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा तो क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, कल किया था, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कन्वर्ट दिस जूल्स इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या किया था अब इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए, मैम डिवाइड करते हैं। हाँ किससे डिवाइड दे देंगे, 1.6 में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अभी तो ये क्या बना, अभी बना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना। मेगा के लिए क्या करोगे, मेगा के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा, करेक्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एनर्जी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये याद रखनी है, इफ मास डिफेक्ट इज 1 AMU, ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, एनर्जी रिलीज्ड इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कल हम डिराइव कर चुके थे, यहाँ पे बस हमने जस्ट जनरल लिख दिया। इतना समझ में आ गया सबको। अब जरा एक क्वेश्चन करेंगे सारे जने बैठ के। क्वेश्चन नंबर 1 पहले बेसिक सा देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा सही सा क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास ये हीलियम का न्यूक्लियस है जिसका मेरे को मास दिया हुआ है 4.0026 U।
ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.0078 ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है भाई 1.0087 यू, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड डेल्टा एम यानी मास डिफेक्ट। सेकंड क्या फाइंड करनी है, बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मेरे पास डेल्टा एम कुछ भी आता है, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 931.5 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तुमने एक एमयू का निकाल लिया कि एक एमयू में कितनी एनर्जी रिलीज होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चाहे वो कितना भी मास आए, 0.05 आ रहा है, 0.02 आ रहा है, तुम्हें उस एएमयू के मास को किस में मल्टीप्लाई करना होगा 931 से। बात समझ में आ गई? तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। बट एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए तो मास को किस में होना चाहिए, मास शुड बी इन एएमयू, मास को एएमयू में होना पड़ेगा, ये कंडीशन है, ठीक है। अब जरा इसे सॉल्व करो, बाइंडिंग एनर्जी बताओ कितनी आ रही है। ये मास ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये किसका मास है, मैम मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। हाँ, एक चीज याद रखना, डेल्टा एम निकालने से पहले मास के राउंड ऑफ मत करना, कभी ये राउंड ऑफ कर दो, है ना। जैसे कभी बार ज्यादा जैसे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो सोचते होंगे इस मास को राउंड ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पर पहले राउंड ऑफ नहीं करना होगा। भले ही डेल्टा एम आने के बाद राउंडिंग ऑफ चल जाएगी, बट पहले मत करना। हाँ जी, मैम हाँ बोल। 2736 into 10⁻12। मेगा इलेक्ट्रॉन क्या डेल्टा एम बता रहे हो क्या? नो मैम, बाइंडिंग एनर्जी। 12 में कैसे आ रही है बेटा, आपको डेल्टा एम एएमयू में निकालना है, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी ना, एनर्जी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। कोई और, एनीवन एल्स? देखो हम डेल्टा एम निकालेंगे, सबसे पहले क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है भाई हीलियम के न्यूक्लियस में, दो। दो की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो प्रोटॉन का मास कितना दे रखा है 1.0078, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का कितना नंबर है, न्यूट्रॉन का भी 2 है, मल्टीप्लाई करो न्यूट्रॉन के नंबर मास से, कितना मास है 1.0087, माइनस न्यूक्लियस का मास। कंप्लीट हीलियम के न्यूक्लियस का मास कितना दिया हुआ है 4.0027,
6। ये बताओ कितना आ रहा है? मैम 0.0304। हाँ, है ना? ये आएगा 0.0304। एएमयू में ही आया है ये भी। अब मैंने क्या बोला है, जो भी मास आए, अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो उस डेल्टा एम को हमेशा किससे मल्टीप्लाई कर दो? 931.5 से। अब बताओ कितना आएगा आंसर? डेल्टा एम है तो तुम्हारा 0। हाँ 28.3। हाँ, वेरी गुड, है ना? ये मेरा आंसर बनेगा कुछ 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एग्जैक्ट आंसर यही है। अब बताओ सेक्शन 12 कैसे ले आए पावर पावर? मैम 12 वाला मैम नहीं था। अच्छा ठीक है। मैम वो मैंने सी स्क्वायर से किया था मैम, डेल्टा एम को मल्टीप्लाई। नहीं करना ना, फिर फायदा ही क्या है वो सब करवाने का ऊपर? ये कैलकुलेशन 931 वाली कराई हो, नहीं करना अब, है ना? ओके मैम। सिर्फ डायरेक्ट किससे करेंगे? 931 से। और वो सी स्क्वायर जो 3 × 10⁸ है वो मीटर सेकंड में है, ये एएमयू में है, तो रीडिंग्स में ही झोल हो रहा है। कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं कि अगर मेरे पास एएमयू है तो एएमयू का मास है तो एनर्जी हमेशा किस में आएगी? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एएमयू का मास होगा तो 931 से मल्टीप्लाई करके बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्ट आ जाएगी। ठीक है, सी स्क्वायर का फंडा भूल जाओ अब यहाँ पे। ओके, क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब सब। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ हीलियम। हीलियम का मास दिया हुआ है, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, जब भी मैं ये पूरा एटम की बात करूं तो समझ जाना वो पूरा न्यूक्लियस होगा। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितना है? 6.6447 10⁻⁻27 kg। क्लियर? दिस इज इन kg। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है 1.007276 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.008665 U। पता चल गया होगा क्या निकालना है? फाइंड डेल्टा एम एंड बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पे न्यूक्लियस का मास किसमें दिया हुआ है? न्यूक्लियस का मास केजी में है। कैसे करेंगे? अगर बाइंडिंग एनर्जी पूछी जाए, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बाइंडिंग एनर्जी जूल्स में पूछी जा रही है, दो ही चीज है, या तो जूल में पूछेगा या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर जूल्स में पूछी जा रही है तो मास शुड बी इन केजी। करेक्ट? अगर जूल्स में पूछी है तो मास केजी में होना चाहिए, हाँ या ना? भाई जूल की एसआई यूनिट है ना, तो मास भी एसआई में लोगे फिर, यानी केजी में। ओके, और अगर बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मास शुड बी इन एएमयू। अब मैं तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी किस में पूछूं? बाइंडिंग एनर्जी इन जूल्स। बाइंडिंग एनर्जी इन जूल्स में मुझे निकाल के बताओ आंसर। ठीक है, एक किसी का यूजर नेम पता है क्या है? हाँ, किसी बच्चे का बता रही हूँ, किसी बच्चे का यूजर नेम है मेरा खेल खत्म है।
कैसे बच्चे हैं? उस बच्चे का यूजर नेम, मेरा खेल खत्म। हे भगवान। मैम फिजिक्स की क्लास में एंट्री ले रहे हैं ना इसलिए। फिजिक्स इतनी भी बुरी नहीं है बच्चों, जितनी तुम लोग सोच रहे हो। मैंने जाना। ओके। आदर्श कैसे करेंगे? मैम पहले तो अगर मैम प्रोटॉन का मास लिखेंगे केजी में, फिर न्यूट्रॉन का, वेरी और गुड। फिर मैम सेम उसी से हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोटॉन को, टू से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूट्रॉन को, ऐड करके माइनस को हो जाएगा, फिर उसको डेल्टा में आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम सी स्क्वायर से इस बारी। हाँ, बहुत अच्छे। देखो अब की बार हमने क्या बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी मुझे चाहिए जूल्स में। अगर मेरे को बाइंडिंग एनर्जी जूल्स में चाहिए, इसका मतलब जो आप डेल्टा एम निकालोगे वो डेल्टा एम भी किस में होना चाहिए? डेल्टा एम शुड बी इन केजीज, करेक्ट? ये मेरे को अब केजी में चाहिए, तो केजी में चाहिए, इसका मतलब प्रोटॉन का मास जो यू है इसको कन्वर्ट किस में करोगे? केजी में कन्वर्ट करोगे ना। सिमिलरली न्यूट्रॉन को भी किस में कन्वर्ट करोगे? केजी में। अब कन्वर्जन कैसे करें भाई? कैसे कन्वर्जन करोगे? सबको पता है एक एएमयू किसके बराबर है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कई बार हम सिर्फ 1.6 लेते हैं, कई बार 1.67 लेते हैं, कई बार 1.6 लेते हैं, और इतने से लेने में ही पूरा आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, इतने से में मतलब पॉइंट्स पे वेरिएशन करने में ही यहाँ पर पूरा आंसर बदल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1.6 हटा दूं ना सिर्फ, तो पूरा आंसर गड़बड़ आ जाएगा। पूरा एनर्जी आधी हो जाएगी, जो जो भी एनर्जी आएगी ना वो हाफ हो जाती है एक ही पॉइंट में। तो अगर तुम्हें ये गिवन हो पेपर में, मोस्टली तो देखो गिवन ही होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट से भी आंसर वेरी हो जाता है। इस केस में जो एएमयू लेना है वो लेना है 1.66। ठीक है, ये तुम्हें पेपर में गिवन होगा। अब करो। अब कैसे करोगे? डेल्टा एम, हाँ बोलो। मैम 3.6 इंटू 10⁻⁻12। जूल्स में यस मैम। ना, मैम 4.5। हाँ 4.5, वेरी गुड, 4.5 सही है। अब देखो डेल्टा एम अब करने जा रहे हैं हम, मास ऑफ प्रोटॉन। तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास यहाँ भी 2 हैं क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस है, तो He24, तो प्रोटॉन 2 है, मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन का मास। तो प्रोटॉन के मास को बेटा अब केजी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? कैसे करूं केजी में कन्वर्ट? 1 AMU से डिवाइड कर दूंगा। एक एएमयू में इतने केजी है ना, मुझे 1.0072 से चाहिए, तो मल्टीप्लाई करूंगी कि डिवाइड करूंगी? हम डिवाइड करोगे ना? नहीं। मैम मल्टीप्लाई होगा। करो मल्टीप्लाई, मैं भी करती हूँ। 1.66 मल्टीप्लाई यस मैम, मल्टीप्लाई करें। ठीक। 1.007276 इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, पहले कन्वर्जन ही सीख लेते हैं, ये बाद में लिखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन जो कि कितना है? 1.007276 है।
देखो ये एक एएमयू का है, तो अगर ये मैं तुमसे पूछती कि बेटा 2 एएमयू को केजी में क्या करोगे, तो तुम 2 से मल्टीप्लाई करते ना। अगर मैं आपसे पूछती कि बेटा 2 एएमयू इन केजीज, तो आप इस 1.66 को क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, करेक्ट। तो अगर ये 1.0727 है, तो यहाँ भाई क्या करोगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना निकल के आ जाएगा, ये 1.672, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा, -27, क्लियर। मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, सिमिलरली 1.008665 मल्टीप्लाई 1.66 10 की पावर -27। सब कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे, हैं? हम कैलकुलेटर वहां से क्या करेंगे? कैलकुलेटर मत यूज करना भाई, तुम पेपर में अलाउड नहीं है, पता है ना। यस मैम। जिनका जल्दी आंसर आता है उनसे पूछ। बताओ भाई, जिनका जल्दी आंसर आता है। आदर्श और गौरव, तुम्हारा ही आया आज तो। मैम मेरा मैम भी मैंने तुम तो जल्दी। अभी बताया ही नहीं है। ये आदर्श और ये राहुल राहुल ने बताया ना आज तो। मैम मेरा गलता है ना, मैंने कैलकुलेट किया तकनीकी। ओके, तो अब डेल्टा एम अब आ गए तुम्हारे पास केजीज में, अब सारी चीजें केजी में है। तो क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय प्रोटोन 1.672 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6743 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 माइनस कितना है भाई, हीलियम का मास पूरा 6 पॉइंट समथिंग था, 6.6447 10 की पावर -27। करो फिर अब आगे। ये बनेगा +3.348। तभी कहते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स इजी है, स्कोरिंग है। देखो अब यहाँ पर कितनी कैलकुलेशंस हैं, कल इसी में कल कल तक कर लेना है ना। वैसे ऐसी कैलकुलेशंस आएगी नहीं, बट फिर भी स्टिल मुझे सिखाना तो है ही तुम्हें कि अगर कुछ चीज कन्वर्ट करनी है तो कैसे करनी है। माइनस कर लेंगे अब, मैम मैम कैलकुलेटर माइनस से का भी कर सकते 27 होगा। 27 आ रहा है क्या? माइनस का आएगा मैम, वो आपने 27 लिख दिया सिर्फ। हम्म? अरे अच्छा, देख ऐसे मिस्टेक्स भी निकाली है। ये मेरी तो 0.048 आ रही है डेल्टा एम। मैम इतना ही आ रहा है लगभग। कितना? 0.0 4.8 आया। 4.8 आ रहा है क्या? 0.05 आना चाहिए, 4 की रेंज में नहीं आना चाहिए। हम्म, ये 6.69। देखो 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 0.069 मास ऑफ प्रोटॉन, ये मेरा 0.069। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये 5 बनना चाहिए, कहाँ पे कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में। वन पॉइंट 0072
1.76 मल्टीप्लाई 1.66, ये आया 1. प्रोटोन, तो प्रोटोन का मेरा मास कितना आया है 1.672। इसमें एक और डिनोमिनेटर, ये एक और डेसिमल लेना पड़ेगा, ये 6 तब आएगा। देखो एक और ये लेना पड़ेगा 6, ये यहाँ पे एक और लो 6। अब करूँ 1.6726 मल्टीप्लाई 2, 3.34। अब ये बना यहाँ पे 5, ठीक है। और ये बन रहा है 1.674, तो शायद उन्होंने 1.66 नहीं लिया। अब करो ऐड 3.345 प्लस 3.3487, 6.69, तब भी ये 37 पे जा रहा है। और इसमें से माइनस करते हैं तो 6.6447, 0.049 के आसपास आ रही है ना, या 0.049 या 48 तक इतना ही जा रहा है ना, 0.049 इतना ही आ रहा है ना, मल्टीप्लाई या 48 आ रहा होगा, इससे ज्यादा वेरिएशन तो नहीं आ रही होगी। 0.049 आ रही होगी या 0.048 आ रही होगी, यही कुछ आ रही है, या किसी की 0.05 आई होगी, ये डिपेंड करेगा तुमने 1.67 लिया है क्या लिया है। ओके, अब मेरे को इसको किस में चेंज करना है भाई, एनर्जी में। तो एनर्जी के लिए क्या करोगे, अब डेल्टा एम टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर, क्योंकि अब ये सारी एनर्जी किस में आई है, केजी में आई है ना। करो इसको अब मल्टीप्लाई, 0.049 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 मल्टीप्लाई 9 इंटू 10 टू द पावर 8 और 8 16, कितना आ रहा है बेटा जी ये 0.049 मल्टीप्लाई बाय 9, ये मेरा बन रहा है 0.441, करेक्ट। मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 प्लस 16, 11, 0.441 10 की पावर कितनी आई -11। अब इसको कितना बना दोगे आप, कितना बनेगा अप्रोक्सीमेट, मैं इसको 4.4 10 की पावर कितना लिख लूं, देखो एक पॉइंट शिफ्ट कर दूं तो ये 12 हो जाएगा। यस मैम, पीको 12 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली इसका आंसर 4.5 है, और हमारा कितना आ रहा है 4.4 समथिंग, ठीक है। तो ये अब इतना एग्जैक्टली नहीं पूछेगा कि 49 आ रहा है या 45 आ रहा है, इतना उसमें नहीं जाएगा। तो मैम थोड़ा, अगर इंटीजर में ही आ गया तो हम तो 4 लिख के आएंगे इसका। नहीं ऑप्शंस में, इंटीजर में, ऑप्शंस में आएगा ये, ऐसे क्वेश्चंस इंटीजर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस तुम्हें याद क्या रखना है कि कन्वर्जन, कि अगर जूल से एनर्जी करनी है, एनर्जी से जूल करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब सुनो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं तुमसे बोल देती कि फाइंड बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब क्या करते, तो अब इस हीलियम के मास को किस में कन्वर्ट कर लेते, इनटू एएमयू, यस और नो। अगर सवाल आता कि फाइंड बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब अब जो तुम्हारे पास केजी वाला मास है इसको एएमयू में कर लोगे, और एएमयू में करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड 1.66 है, करेक्ट। तो फिर जब आपको केजी को एएमयू में करना पड़ेगा तो क्या कर लेना, डिवाइड कर देना। बताओ अब यहाँ तक किसको समझ में आया या कुछ कंफ्यूजन है। मैम वो हमेशा 1.66 ही लेना है ना, मतलब अगर गिवन ना हो तो। हाँ 1.66 लेके कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। हाँ, अगर 1 पॉइंट किसी बच्चे ने 1.6 लेके किया है क्या, सिर्फ 1.6 लेके,
हम 1.67 लेके किया था। कितना आया था? 7 लेके तो फिर एग्जैक्ट आ जाएगा, 0.5 ही बन रहा होगा फिर तो तुम्हारा। यस मैम। हाँ, किसी ने सिर्फ 1.6 लेके किया है? 1.6 किसी ने? सुमित क्या क्या कौन सा पॉइंट क्या लेके किया है इस AMU की वैल्यू? मैंने तो पहले उसको जो है ना मास ऑफ फिल्म को मैंने 4 ले लिया था पहले। हाँ, क्या कर दिया? वो आपने केजी में दिया था ना, हाँ, तो मैंने उसको डिवाइड करके 4 लिख दिया था। अच्छा, तुमने सारा AMU में कर लिया? यस मैम। उसके बाद फिर मैंने सॉल्व करा तो मेरा 0.512 ऐसे कुछ आया था। ठीक है, मतलब तुमने सारा AMU में करके पहले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर लिया, और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फिर तुमने जूल किया होगा, है? यस मैम, उसमें मेरा 0.512 आया था। ठीक है, जब डिवाइड किया तो किस वैल्यू से किया? मैम ये पहले एएमयू में करा था ना मैंने, तो जो एएमयू डिवाइड से करके वन फिर पॉइंट मल्टीप्लाई कर दिया था वही मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मैं कह रही हूँ, जब तुमने इस हीलियम के मास को केजी से AMU में करा तो डिवाइड कॉस्ट किस वैल्यू से किया? 1.6? यस मैम, उसी से करा 1.67 से। मैंने कहा अप्रोक्स मैंने 4 ले लिया। अच्छा, तुमने 1.6 ले लिया था और फिर अप्रोक्स चार्ज उसको 4 मान लिया। नहीं कर सकते ना, अप्रोक्सीमेशन में मत करना बेटा, कई बार गड़बड़ हो जाती है। अप्रोक्सीमेशन में डेल्टा M के बाद कर सकते हो, कि जैसे ये डेल्टा M आ गया ना, इसके बाद अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, लेकिन उससे पहले अप्रोक्सीमेशन मत लेना। अगर 4 डिजिट में चल रहा है तो 4 में चलने दो, है ना? एटलीस्ट 3 में देख, 4 में तो चलेगा ही, 3 में नहीं बनेगी बात। यस मैम, वो 0.002 का डिफरेंस आ गया उसमें। हाँ, ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते, फिर तो तुम्हारा डेल्टा M ही 0 आ जाएगा। यहाँ पे कोई इतने इतने बड़े मास थोड़ी ना बदल रहे हैं कि 1-1 किलो का मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जो तुम राउंड ऑफ कर रहे हो। यहाँ तो छोटा सा इतना सा मास है जो पता नहीं कितने पॉइंटों में चल रहा है, तो यहाँ पे तुम राउंड ऑफ मत करना, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, लास्ट में जीरो आंसर आ जाएगा, कह दोगे ये क्या हो गया, है ना? तो राउंड ऑफ मत करने बैठ जाना पेपर। लास्ट में कर सकते हो, जब डेल्टा M आ जाए उसके बाद कर लेना राउंड ऑफ। चलो, उसके बाद आती है मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो सबसे पहले यहाँ नोट भी लिख लो, नो राउंडिंग ऑफ। यहाँ पर तुम्हें अपनी ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछती हूँ कि दोनों न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी का कैसे अंदाजा लगाया जाएगा, कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है? वही कि जिसको ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी, जिसको हम ज्यादा एनर्जी तोड़ने के लिए दे रहे हैं वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। उससे मोर एप्रोप्रिएट एक टर्म आती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या पर न्यूक्लियन। ठीक है, ये क्या कहता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? सपोज एक एग्जांपल से समझेंगे, मेरे पास आयरन है, आयरन का वो क्या होता है एटॉमिक नंबर? 26। मास होता है 56, ठीक है, 56। मेरे पास इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, मेरे पास कितनी बाइंडिंग एनर्जी है इसकी? 492.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ रहे हो कि मतलब जब तुम्हारा आयरन का न्यूक्लियस बना तो उस न्यूक्लियस को बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई वो 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये सिर्फ एक एटम की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक एटम की। तो जो पूरा कंपाउंड बनता होगा, अब रेडियो एक्टिविटी में जब पढ़ोगे ना, जब देखना कि सिर्फ एक छोटे से एटम से कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। तो अगर इतना कंपाउंड रख दोगे तो उससे तो कितनी लार्ज अमाउंट की एनर्जी निकलेगी। समझ रहे हो? अब सुनो, अब मेरे पास दूसरा जो एटम है वो हम ले लेते हैं बिस्मथ का। ठीक है, बिस्मथ का ले लेते हैं। तो बिस्मथ के पास जो एनर्जी है Bi, ये मेरे पास दी हुई है। बिस्मथ हैव बाइंडिंग एनर्जी, B इज बिस्मथ, लास्ट में
कितनी बाइंडिंग एनर्जी मान लेते हैं इसकी? मान नहीं लेते, एग्जैक्टली लिखते हैं 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी फिलहाल देखने में कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है तुम्हें? कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है? मैम बटन पर प्रोटॉन। रुक जा तू, ये वही बच्चा है जिसको बोलते हैं ना कि अभी वो मत बताना, मुझे मूवी का लास्ट वाला जो सीन होता है वो मत बताना, ये वही और ये वही बता स्पॉइल करने वाली बात। है ना, जो बोलते हैं ना, यस स्पॉइलर, ये वही है। मैं तो वही बताऊंगा मैम। मैम ये तो वही हो गया जो आगे अभी से आपने पहले बताया रेट दे दो। यूजर नेम। क्या कह रहे हैं राहुल? ये तो वही हो गया जो आपने अभी यूजर नेम बताया। हाँ ठीक है, अभी फिलहाल तुम्हें देखने में कौन ज्यादा स्टेबल लग रहा है? बिस्मथ लग रहा है ना, लग रहा है इसमें। अगर तुम्हें पता भी है तो तुम्हें लगना चाहिए कि बिस्मथ अभी स्टेबल लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने ये पढ़ा है कि मेरे को इस बिस्मथ के पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने में इतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, 1640 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो अभी तो ये बिस्मथ का ज्यादा स्टेबल है। बट अब हम देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, किसके लिए? 4Fe, आयरन के लिए निकालो कितनी एनर्जी है? 492.8। कितने एटॉमिक मास कितना है? 56। देखो न्यूक्लियॉन का मतलब है अब्दुल्ला प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसको बोलते हैं हम मास नंबर, जिसे किससे डिनोट करते हैं? मास नंबर को ए से। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय ए, और ए कितना है मेरे पास? 56। कितना आ रहा है ये? लगभग ये बनेगा 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन रहा है इतना Fe का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर बिस्मथ के लिए देखो है तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट ये कितनों में बटी हुई है? बिस्मथ का नंबर होता है 209, ये लिख लो, एटॉमिक मास नंबर है इसका 209, तो ये कितना आया? 7.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे बिस्मथ से किसी भी एक प्रोटॉन या किसी भी एक न्यूट्रॉन को निकालना है तो सिर्फ 7.8 की एनर्जी देनी पड़ेगी, बट आयरन के लिए कितनी देनी पड़ेगी? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। अब बताओ अब कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? अब बता दे। हाँ आयरन, है ना, आयरन अब ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब अगर मुझे स्टेबिलिटी की बात देखने, अरे वाह ग्राफ एकदम सही टाइम पे आया है आज, पहली बार पीपीटी में, बढ़िया। तो यानी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को ज्यादा ध्यान से देखेंगे। ओके, तो देखो ये तुम्हारा ग्राफ है, ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस दिखाया हुआ है, यानी ये क्या होगा? इधर लिखा हुआ है न्यूक्लियॉन्स का नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर मतलब मास नंबर जिसे ए से डिनोट करेंगे, और यहां पर वाई एक्सिस पे क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। क्या दिखाई, क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ से? वो बताएगा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला क्या समझ में आ रहा है? चलो मैम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी स्टेबिलिटी के। ग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? यही समझ में आया मैम, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हाँ ये तो पता है, बता दिया था। ठीक है, अब इस ग्राफ को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। देखो यहाँ पर जो ये पीक्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये जो ये ब्लू ब्लू वाले जो पीक एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये वो वाली एनर्जी। देखो ये ग्राफ तो बहुत घटिया बनाया है, इसमें कहीं पर मिस प्रिंटिंग का एरर हो गया है।
क्योंकि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी नहीं लिखी हुई ना, तुम कैसे पता करोगे? यहाँ पे देखो एनर्जी नहीं है, और ये ग्राफ में तो थोड़ा एरर आ गया। कोई नहीं, रिजॉल्व कराते हैं। क्या हुआ, जैसे ये जो मेरे पास ये वाले पॉइंट्स है ना, ये वाले, ये मेरा है, मैं लिखवा भी देती हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं। ये है हमारा हीलियम, ठीक है। हीलियम के बाद ये आएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नहीं, ये वाला ऑक्सीजन है। और छोड़ो, मैं तुम्हें सार बता देती हूँ क्या कहना चाह रहा है, कि जो ये पीक वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, ये वो वैल्यूज हैं जिन एटम के पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो ये पीक जो दिखाई देता है ना, ये जैसे हमारे पास देखो हीलियम हो गया 2 4, यहाँ पर एक पीक आएगा। अगला जो पीक आता है वो आता है फिर हमारे पास ऑक्सीजन पे, यानी 8 और 16, यहाँ एक पीक दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद जो ये डाउनवर्ड्स में है ना, जैसे ये लिथियम हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, कितना 7 14, लिथियम कितना हो गया तुम्हारा 3 6। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। और जो हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब ये थोड़े से स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या देखने को मिला, इस पॉइंट से देखो जरा, इस पॉइंट के बाद से, अगर इस पॉइंट के बाद की बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो जैसे जैसे ये बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, ये वाले जो एलिमेंट है ये है अपने अनस्टेबल एलिमेंट। तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या बताया गया है, अगर एटॉमिक मास नंबर 30 से ज्यादा है और 170 से ग्रेटर है, ठीक है, 30 से और 170 के बीच में है, तो बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास होगी, ठीक है। और अगर ये वाला वैल्यू रहेगा कि अगर मास नंबर 30 से कम है और 171 के इतना है, तो ये वाली एनर्जी कितने से ज्यादा रहेगी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा रहेगी। अब देखो, जो हैवियर न्यूक्लियाई है, यानी जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा है, ये न्यूक्लियाई क्या होना चाहती है, खुद को स्टेबल करना चाहती है। जैसे देखो, ये सपोज ये वाली ए और बी, ये वाली न्यूक्लियाई कैसी है, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम आएगा। अगर इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है तो दे वांट टू स्टेबलाइज, ये स्टेबल होना चाहती हैं। और स्टेबल होके कहाँ आना चाहती हैं, इस वाली लाइन में, जो ये स्टेबल वाली लाइन आ रही है, करेक्ट, ये यहाँ आना चाहती हैं। सिमिलरली जो ये वाली रेडियाई, जो ये वाले हमारे पास न्यूक्लियाई हैं, इन न्यूक्लियाइज का भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, ये स्टेबल होने के लिए कहाँ आना चाहती हैं। हाँ मैम एटॉमिक नंबर 170 से ग्रेटर देन और 30 से लेस देन है क्या, मैम, वो सेकंड वाली स्टेटमेंट इसकी। इसमें क्या बताना है, बाइंडिंग एनर्जी 8 से कम है, इसमें बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन। इनइक्वालिटी पूछ रहा था मैं वो। इसमें ए की वैल्यू पूछ रहे हो कि ए क्या होगा, यस मैम, इसमें A की 170 से ग्रेटर देन एंड 30 से इसमें ए की वैल्यू ये है, एक तो 30 ग्रेटर देन ए है ना, यानी 30 ग्रेटर देन ए क्या हुआ, ए की वैल्यू शुड बी लेस देन 30, यानी ए अगर 30 से स्मॉल है, यानी कितना 26 है, 27 है, 28 है, 10 है, 5 है, ठीक है। और अब ये क्या हुआ, ए को किससे ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब 170 से, है ना, ए शुड बी लेस देन 170। लेस देन 170 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये किस किस के बीच में लाई करेगी ये वाली वैल्यू, भाई अब ये बनाना, ए को 170 से, सॉरी, अब ए को 170 से ज्यादा होना पड़ेगा। 170 से ज्यादा होने का मतलब 175, 178, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज है, इसमें क्या समझा, तो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो मैक्सिमम है।
नहीं नहीं, ऐसे तो 8.8 भी है ना, ये जो स्टेबल न्यूक्लियाई है, अभी मैं वो लिखवाऊंगी, अभी रुक जाओ, किससे किसकी बात करेंगे, अभी इसे छोड़ो, अभी पॉइंट वाइज लिखेंगे। अभी मेरी बात सुनो, इतना समझो कि जो हैवियर न्यूक्लियाई है, जहां से तुम्हें ये ग्राफ नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हैवियर न्यूक्लियाई अनस्टेबल है। वो अनस्टेबल है, तो वो स्टेबल होने के लिए कहाँ आना चाहती है, उस वाली रेंज में जो स्टेबल न्यूक्लियाइज है। तो ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियाई क्या करते हैं, कौन सी रिएक्शन होगी, ये क्या करते हैं आपस में, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, है ना। और डिसइंटीग्रेट होके कौन सा न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे, जहां पर ये तुम्हारा स्टेबल न्यूक्लियाई है। सिमिलरली जो ये स्मॉल एटम्स हैं, जो स्मॉल न्यूक्लियाई है, ये खुद स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये स्टेबल होके कहाँ आना चाहते हैं, ये भी यहाँ आना चाहते हैं। तो ये वाला जो हैवियर न्यूक्लियाई होगा, ये कैसे आएगा, स्प्लिट होके, ये होंगे स्प्लिट होके स्टेबल बनाएगा। भाई एक बड़ा न्यूक्लियस है, उसको स्टेबल होना है, तो वो क्या होगा, वो बड़ा न्यूक्लियस कैसे बनेगा, स्टेबल होने के लिए स्प्लिट हो जाएंगे, दो में टूट जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजन। क्या बोलते हैं, फिजन। कि एक हैवियर न्यूक्लियाई दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाइज में टूट जाता है, जिसे क्या बोलेंगे हम, फिजन बोलेंगे। अब जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, यानी इधर जिनका नंबर 30 से छोटा है ना, जिनका नंबर 30 से स्मॉल है, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये वाले नंबर स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, फ्यूजन। क्या करेंगे, ये फ्यूज होंगे। फ्यूज का मतलब अभी देखेंगे, फ्यूजन का मतलब इन्हें ऐड होना पड़ेगा। ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियाई फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये है। अब इसमें तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर तुम ये वाले पॉइंट्स लिख लो, इफ यू वांट टू राइट, कि यहाँ पे क्या लिखना है। देखो ये वाला लिखो, 4 mass number, this the binding energy per nucleon decreases slowly, ठीक है। तो यानी अगर तुम्हारा एटॉमिक नंबर मास नंबर 80 से ज्यादा हो जाएगा, अब तुम्हारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है बहुत स्लोली डिक्रीज होती चली जाएगी। कब, जब 80 से ज्यादा है, ठीक है। सेकंड लिखो, एंड 4 जिसका एटॉमिक मास अब की बार कितना आ जाएगा, 238 हो गया, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम चली जाएगी। कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सबसे मिनिमम कितना हो गया, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पे जाके। तो अब क्या लिखोगे, थर्ड पॉइंट पे, दीज न्यूक्लियाई, 80 के बाद वाली न्यूक्लियाई क्या है, आर हैवी एंड अनस्टेबल, so they try to gain stability, है ना। अब ये स्टेबल होना चाहती हैं हैवी न्यूक्लियाई, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगी, तो न्यूक्लियर कौन सी रिएक्शन, फ्यूजन या फ्यूजन, हैवी है तो बट जाएंगी, स्प्लिट होंगी, स्प्लिट मतलब फिजन होगा, फिजन होगा। और जो स्मॉल रेडियाई हैं, स्मॉल न्यूक्लियाई हैं, उनका क्या होगा, फ्यूजन। हाँ, तो क्या लिखोगे, हाँ बस ठीक है। इसमें और क्या लिखवा सकते हैं तुम्हें ग्राफ में, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट जो है वो है आयरन, ठीक है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, अभी निकलवाई थी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस है तुम्हारा। क्लियर हो गया। फिजन और फ्यूजन अभी यहीं से बनेंगी वैल्यूज, बोलो ये ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं, देखो ये ग्राफ बस तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है इस ग्राफ से। बाकी जो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ग्राफ आता है, जिसमें हम न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बता पाते हैं। कि जैसे मान लो जिसमें एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, और एक ऐसा न्यूक्लियस होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, और दोनों का मास नंबर सेम है, तो कौन सा स्टेबल होना चाहिए,
अभी तो ऐसी स्टेबिलिटी भी पढ़ेंगे, बट वो हम कल देखेंगे। आज तुम्हें क्या देखना है, इस ग्राफ से सिर्फ इतना तुम्हें पढ़ना है कि ना जिनका मास नंबर कम है वो भी स्टेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनका जो हैवी न्यूक्लियाई है वो ही स्टेबल नहीं है, वही अनस्टेबल है, बल्कि जो छोटी न्यूक्लियाई है जैसे हाइड्रोजन, वो तो बहुत छोटा न्यूक्लियाई है लेकिन वो भी अनस्टेबल है, वो भी स्टेबल होना चाहता है। तो हाइड्रोजन कैसे स्टेबल होगा? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन होके हीलियम का वो बना लेगा न्यूक्लियस। तो हीलियम का न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल है ना। तो छोटे न्यूक्लियाई भी क्या है? अनस्टेबल है। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? फ्यूजन। जैसे दो हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे? एक हीलियम का कंपाउंड बना लेंगे, तो वो स्टेबल कंपाउंड। बात समझ में आ गई? मैम हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके तो हाइड्रोजन का कंपाउंड बनेगा ना। अरे देखेंगे ना, हाइड्रोजन से हीलियम भी बनाएंगे, उसमें और कुछ और कोई एलिमेंट ऐड कर देंगे, है ना। मैम इसलिए मैम ये वाले जो कंपाउंड होते हैं वो जस्ट बायमोलिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से फॉर्म में? मतलब डायटोमिक वाले फॉर्म में पाए जाते हैं। जो ये मतलब बोल रहे हो कि तुम हाइड्रोजन जो है वो फिर बायोएटॉमिक, देखो ये कैसे, मतलब मैं समझी नहीं, डायोएटॉमिक कैसे? मतलब मैम जो छोटे जितने भी स्मॉलर वेट वाले हैं वो डायटोमिक फॉर्म में पाए जाते हैं इसी रीजन की वजह से। देखो वो जो एक इसमें आता है फिर रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनमें रेडियो एक्टिविटी अपने आप चालू हो जाती है। ठीक है, कि मतलब वो इतने अनस्टेबल हैं कि वो अपने आप ही अपना उसका जो न्यूक्लियस है वो अपने आप ही डिस्टेबल हो रहा है, अपने आप ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाहर निकल रहे हैं। करेक्ट। तो वो होते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड। एक होता है जिसमें हम इंड्यूस कराते हैं, है ना, उसमें हमें इंड्यूस करानी पड़ती है स्टेबल होने के लिए। तो जरूरी नहीं है कि जैसे हाइड्रोजन एक अनस्टेबल कंपाउंड है तो हमेशा तुम्हें डायटोमिक में मिलेगा, नहीं। क्लियर हुआ? बात समझ में? ठीक है मैम। तुम यही तो बोल रहे हो कि अगर ये अनस्टेबल है तो इस फॉर्म में मिलना ही नहीं चाहिए, है ना। तो वो हैवियर न्यूक्लियाइज के साथ होता है जिन्हें हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव कंपाउंड, जिनकी एक लाइफ टाइम होती है। वो एक ही लाइफ टाइम तक तुम्हें उसी कंपाउंड में मिलेगा, उसके बाद तुम कुछ साल बाद देखोगे तो वो किसी और कंपाउंड में बन चुका होगा, क्योंकि वो खुद वो हाईली अनस्टेबल है। लेकिन अगर मैं स्मॉल कंपाउंड की बात करूं जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो ये तुम्हें सिंपल भी मिल जाएगा जैसा जिस फॉर्म में है। ठीक है, बट उनकी फिर वो अबंडेंस पे डिपेंड करेगा कि कितने परसेंट है, कितने परसेंट कौन सा है, इस तरीके से। हाँ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी रिलीज्ड इज मिलियन टाइम्स मोर एनर्जी देन अ केमिकल सोर्स। 1 kg of uranium generate 10 to the power 14 joule of energy. Compare this with burning of 1 kg of coal. तो 1 कोल, अगर 1 किलो कोल को बर्न करोगे तो कितना एनर्जी निकल रहा है? 10 to the power 7। और ये कितना कर रहा है? 10 to the power 14। तो ये देख लो, ये यूरेनियम कंपाउंड जो है ये कितना एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना, जब ये एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन करें इसके ऊपर, फिर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और समझाना है। फ्यूजन का बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अभी इसमें मुझे लगता है 2 लेक्चर और जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूट्रॉन। ठीक है, फॉर ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन कौन सा कंपाउंड है? ये इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर व्हाट? हीलियम। देखो ध्यान से, कितना है भाई? 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चीज देख रहे हो? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये मैं ड्यूट्रॉन प्लस ड्यूट्रॉन बनाऊंगी तो क्या बनेगा? वही देखते हैं।
सुनो, कैलकुलेट द एनर्जी, देखो यहां से तुम्हें बहुत चीज समझ में आएंगी इस क्वेश्चन। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू ड्यूट्रॉन्स फ्यूज होंगे ना ये, टू फॉर्म हीलियम। समझ आया? अब एक बार बताओ, ड्यूट्रॉन ज्यादा स्टेबल है या हीलियम स्टेबल है बेटा? ड्यूट्रॉन इज स्टेबल और हीलियम इज स्टेबल? मैम हीलियम। हीलियम। इसका मतलब अगर मेरी बात ध्यान से, ड्यूट्रॉन से अगर हीलियम बनेगा, अब तुमने बोला कि मैम हीलियम ज्यादा स्टेबल है, अगर ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी क्या? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि बाइंडिंग एनर्जी, अगर तुम्हारा लेस स्टेबल कंपाउंड हाई स्टेबल न्यूक्लियस में बन रहा है तो जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी बाइंडिंग एनर्जी निकलनी चाहिए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी वही एनर्जी है जितनी उस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होगी, मुझे इसमें बताओ, एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? जो ये प्रोसेस दिख रही है, रिलीज होगी ना, क्योंकि तुम्हारा न्यूट्रॉन मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियस में बनेगा, और जब स्टेबल न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। करेक्ट? तो इसीलिए दो कंपाउंड जब फ्यूज होते हैं तो तब भी क्या निकलती है? तब भी एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आई? तो तब भी जो फ्यूजन वाला होता है ना, कि फ्यूजन प्रोसेस है, उसमें तो फ्यूजन से अभी देखेंगे, जब फ्यूजन और फ्यूजन वाली रिएक्शन करेंगे, ये फ्यूजन है, फ्यूजन में तो फिजन से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, याद रखना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अभी इंडिया में क्या, कहीं पर भी वर्ल्ड में फ्यूजन वाले थर्मल रिएक्टर्स नहीं है, क्योंकि उससे इतनी हाईली अमाउंट की एनर्जी निकलती है। भाई हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम सुना है ना, जो कि तुम्हारे यूरेनियम से भी लाखों करोड़ों ज्यादा तबाही कर सकता है हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि फिजन, जो ये फ्यूजन रिएक्शंस है, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है? तो दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई फ्यूज हो रही है, तो करो, देखो कितनी एनर्जी निकलेगी, खुद करो, निकालो कितनी अमाउंट की एनर्जी निकलेगी। तो कैसे करेंगे? एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला, क्या है? अरे एनर्जी रिलीज mc², डेल्टा mc स्क्वायर है ना, डेल्टा mc स्क्वायर, यही है ना? बताओ, करो अब फटाफट निकालो। अब तो तुम्हें सीधा, अब मेरी बात सुनो, अब तो तुम्हें मास वगैरह भी कुछ नहीं करना, अब तो तुम्हें सीधी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। अब तो सीधी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है कि भाई इसकी इतनी थी और हीलियम की इतनी बन गई, तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल दो। कैसे निकालोगे? देखो कंपाउंड क्या बनेगा, हाइड्रोजन का 1 2 प्लस ये हाइड्रोजन का 1 2 किस में कन्वर्ट हो गया भाई? हीलियम के 2 4 में। करेक्ट? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? नहीं है ना? क्यों नहीं है? एनर्जी कहाँ गई? प्लस एनर्जी रिलीज्ड। इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकली है वो भी तो लिखोगे, तो प्लस एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है? तो ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। अब करो, कैसे निकालेंगे आप एनर्जी रिलीज्ड? ये वैल्यू है तुम्हारे पास, तो इनिशियली टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो गई? हाँ, मैम 23.6। हाँ, वेरी गुड। बाइंडिंग एनर्जी ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है। ठीक है? एक न्यूक्लियन की एनर्जी। तो ड्यूटेरियम में कितने हैं तुम्हारे पास न्यूक्लियन? 2।
भाई इस वाले के पास भी 2 न्यूक्लियॉन्स हैं और दूसरे वाले ड्यूटेरियम के पास भी 2 न्यूक्लियॉन्स हैं। तो इनिशियली टोटल कितनी एनर्जी हो गई इसके पास, इस रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी है, कितने न्यूक्लियन हो गए, 4 न्यूक्लियंस हो गए ना टोटल। 4 न्यूक्लियन से क्या मल्टीप्लाई करोगे, पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है, 1.1 हाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हीलियम की बताओ कितना है, हीलियम के पास कितने न्यूक्लियन है भाई, 4 मल्टीप्लाई 4 के कितनी दे रखी है हीलियम के, 1 न्यूक्लियन की देखो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, सॉरी यहाँ पे ड्यूट्रॉन लिख दिया, फॉर हीलियम 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो ये कितना हुआ, 7 इंटू 4 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये और ये कितना हुआ बेटा, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ माइनस कर दोगे 28 में से 4, कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या हो रहा है बेटा जी, देखो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन थी ना, तो मेरे को तो टोटल न्यूक्लियंस की लिखनी है। तो मेरे पास जो हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट हैं उसमें मेरे पास टोटल न्यूक्लियन 4 है, तो यानी जो तुम्हारा ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट है इसके पास कितनी एनर्जी है, 4 न्यूक्लियन मल्टीप्लाई 1.1, तो ये आया 4.4 और ये आया 28। तो एनर्जी रिलीज्ड कैसे लिखोगे, अब एनर्जी रिलीज्ड क्या फॉर्मूला आया एनर्जी रिलीज्ड का, 28 माइनस 4.4, that means this value is what 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गई? यस मैम। अब मेरी बात सुनो, रिएक्टेंट के, अब सुनो तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, मैं समझ गई तुम्हारा सवाल, देखो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के पास क्या ज्यादा है, प्रोडक्ट के पास एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है ना, तो ये एनर्जी कहां से आई होगी, मास से ना, मास से, तो यानी ये एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस जहां एनर्जी रिलीज होती है इनको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और ये जो इस एनर्जी रिलीज जो हुई है इसको डिफाइन करते हैं क्यू वैल्यू से, इसको बोलते हैं क्यू वैल्यू। तो क्यू वैल्यू दोनों हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है कोई इस क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, तो आई थिंक टाइम हो गया है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजन फ्यूजन पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कल पढ़ेंगे हम क्यू वैल्यूज, है ना, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं क्यू वैल्यूज, और कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज तो ये एक एग्जांपल दिया था तुम्हें, ये जो क्वेश्चन कराया है इससे तुम्हें एक आइडिया लगा है कि फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी कैसे रिलीज होती है। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगा इस क्वेश्चन से, लगा है ना कि एनर्जी रिलीज हुई है बैलेंस करने के लिए। तो कल और डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें, फिजन फ्यूजन्स और क्यू वैल्यूज, और फिर यहाँ पे अपना चैप्टर। हाँ अब्दुल्ला क्या कह रहे हो, बोलो। तो अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया ना हीलियम में, कौन कह रहा था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम नहीं बनेगा, बना दिया। ठीक है, चलो ठीक है, बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू।